बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, थोड़ी सी आज इसकी रिवीजन कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डेफिनेट न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस होता है? एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके गेट कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि इसको सेपरेट करता है किससे? साइटोप्लाज्म से। ये क्या है? डेफिनेट न्यूक्लियस है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है। वो क्या होता है? ये एक सेल है और ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर डायरेक्टली जो है न्यूक्लियर मटेरियल सबमर्ज्ड होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, और ये डायरेक्टली सबमर्ज होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर एक पूरा डेफिनेट न्यूक्लियस होता है जिसको बाउंड करती है एक मेम्ब्रेन, जिसका क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये एक ब्रीफ सा थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सही। जो सेकेंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक ऐसी बाउंड्री जो कि सेल को बाउंड करती है, जो कि ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। और कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं? 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के सेल्स हैं? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। How many types of cells? There are 2 types of cells, eukaryotes and prokaryotes. ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का। यू का क्या मतलब है? ट्रू। ठीक है, कैरियन मीन न्यूक्लियस। यू का क्या मतलब है? यू मीन्स ट्रू। ठीक है, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सही। तो यूकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। और डेफिनेट न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके गेट एक बाउंड्री, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल को एक मेम्ब्रेन, एक जो है एक बाउंड्री उसको बाउंड करती है, एक मेम्ब्रेन, एक एनवेलप उसको बाउंड करती है। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस कैसा होता है? ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली किसको बाउंड करती है? न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। सही। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हेरिडिटी मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल बेसिकली इज द फॉर्म ऑफ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। सही। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? प्रोकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? प्रो मीन बिफोर। ठीक है, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ट्रू या डेफिनेट न्यूक्लियस के एक इवॉल्व होने से पहले जो है इवॉल्व हुए थे। ठीक है, जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस अभी नहीं बना था। यानी अब ट्रू न्यूक्लियस क्या है? यानी कि उनमें
ऐसा न्यूक्लियस नहीं था जिसके गिर्द कोई बाउंड्री थी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तमाम के तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। सही। और न्यूक्लियस भी क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। सही। अब जब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है। और इट इज डायरेक्टली सबमर्ज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस है किसका? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों के दोनों सेल्स को बाउंड करती है। प्रोकैरियोटिक सेल के गिर्द भी बाउंड्री बनाती है, और एक यूकैरियोटिक सेल के गिर्द भी बाउंड्री कौन बनाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सही। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसको इमेजिन करें। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या करती है? एक बाउंड्री बना देती है किसके गिर्द? सेल के गिर्द। यानी कि सेल को जो चीज एनक्लोज करती है वो क्या चीज है? प्लाज्मा। वो क्या चीज है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देती है। सही। अब एक सेल है। ठीक है। ये एक सेल है। सही। और इस सेल को जो ये बाउंड्री है ये क्या चीज है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही। इस सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है। जैसे कि ये न्यूक्लियस। सही। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही। इसी तरीके से राइबोसोम्स भी होते हैं। कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। सही। इसी तरह और इसमें क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स भी होते हैं, कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं। सही। क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? एक सेल है। सेल को क्या चीज बाउंड कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेल का पूरा क्या है? एक इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि सेपरेट हो रहा है बाय फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये इसका क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है। इस इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या चीज सेपरेट कर रही है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही। हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कैसा स्ट्रक्चर है? बेसिकली ये जो इसका स्ट्रक्चर है, एक मॉडल पेश किया गया था जिसका क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। क्या नाम था उसका मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल पेश किया गया था उसका क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड्स की दो लेयर्स हैं। क्या है उसका स्ट्रक्चर? लिपिड बाइलेयर। एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई। सही। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? कि लिपिड्स की टू लेयर्स हैं। सही।
लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, एक लेयर ये है, ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। सही, ये क्या है, ये जो लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं ये फिल्विड की फॉर्म में, जैसे कि एक फिल्विड होता है ना, जैसे आप सी को देखें, सही, तो ये उस फॉर्म में होती है, जैसे एक सी आई ह्यूज किस्म का नजर आ रहा है, ये भी इसी तरीके से लिपिड जो है, लिपिड बाइलेयर जो है एक फिल्विड की फॉर्म में होती है। और मोज़ेक का क्या मतलब होता है कि फ्लोटिंग प्रोटीन्स, ये क्या है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या करती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं सी के अंदर। किस सी के अंदर, इस लिपिड बाइलेयर के सी के अंदर। फिल्विड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि ये एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटीन्स क्या हैं, फ्लोट कर रही हैं। एक जो है ये क्या है, इसका पोलर एंड होता है और ये दूसरा को जो है इसका नॉन पोलर एंड होता है। सही, और कुछ प्रोटीन्स इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, इनर और आउटर सरफेस पर। सही, और ये प्रोटीन्स जो इन लिपिड बाइलेयर के दरमियान में पाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये जो सरफेस पे पाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। सही, फिल्विड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि जो लिपिड बाइलेयर है ये एक फिल्विड की फॉर्म देता है और जो प्रोटीन्स हैं वो मोज़ेक मैनर में इसमें इस फिल्विड सी में फ्लोट कर रही होती हैं। जैसे कि अगर आप सी को देखें, उसके ऊपर जब विंटर के सीजन में बर्फ जम जाती है, उसके बाद जब बर्फ कुछ जो है आइस वो मेल्ट होती है तो वो आइस के कुछ पैचेस बन जाते हैं उसके ऊपर। वो जो सी होता है उसके ऊपर कुछ जैसे छोटे छोटे से आइस के पीसेस जो है उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। वो जो आइस के पीसेस है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर रहे होते हैं उस ह्यूज सी के ऊपर। तो इसी तरीके से क्या है, जो लिपिड की 2 लेयर्स हैं ये होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्विड सी और इसमें फ्लोट कर रही होती है क्या, ये प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कितने टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी होंगी, जो कि इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स जो कि इसमें फ्लोट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक द आइसबर्ग, ये क्या करती है, इसकी वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग और चेंजिंग मोड में होती है। लेकिन कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग और चेंजिंग मोड में होने के बावजूद ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है। सही, तो ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने आपको इसका जो है दोबारा से रिवाइज करवा दिया है प्लाज्मा, अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। सही, अब अगर हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये कुछ चीज़, सेलेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हर किसी मटेरियल को, हर किसी सब्सटेंस को, हर किसी केमिकल को, हर किसी आयन को, हर किसी चीज़ को यानी कि वो अंदर आने नहीं दे रही सेल के अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने अभी बताया था एक सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है। ठीक है, सेल को बाउंड कर रही है, ये हर एक चीज़ को अंदर नहीं एंटर होने देती कि हर एक चीज़ जो है अंदर एंटर हो जाए। ये बड़ी सिलेक्टिव है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिव है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि इसके अंदर आ सके। ठीक है, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को अंदर एंटर होने देगी जिनकी अंदर ज़रूरत होगी, जिनका वो सिग्नल होगा, किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिकली कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की शुगर्स मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल जो है बड़े क्या होते हैं, हाईली सिलेक्टिव होते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स के तौर पर काम करते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ये फिंगरप्रिंट का क्या मतलब होता है कि हर एक का एक, जैसे कि एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होता है वो और किसी के पास नहीं होता। यानी कि जो फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है, वो सिर्फ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही आइडेंटिफाई करेगी और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर हो सकेंगे। सही, परमिएबल का क्या मतलब है कि इसके अंदर से कुछ सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और कुछ बाहर आ सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को अंदर एंटर होने देगी जिसको ये
जो है आइडेंटिफाई करेगी और जिनकी अंदर नीड होगी। सही। सिलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब है कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। सही। तो ये फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर मॉडल जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके अलावा आप सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब आई होप के समझ में आ गया होगा आपको कि सिलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब है कि जो बड़ी सिलेक्टिवली सब्सटेंसेस को सेल के अंदर एंटर होने देती है। सही। इसके अलावा हमने पढ़ा था अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स को हमने डिस्कस किया था। इसकी मूवमेंट्स को डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कौन कौन सी मूवमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी? हमने डिस्कस किया था अबाउट दी सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? बेसिकली डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। ठीक है। इसमें हमने क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी है? हमने रखना है कंसंट्रेशन को। ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? बेसिकली मूव करते हैं कहाँ से? जहाँ पर उनकी तादाद या उनका नंबर ज़्यादा होता है उस साइड पर जहाँ पर उनका नंबर कम होता है। इसी तरीके से जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसी होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है जिसके अंदर जो है कैरियर प्रोटीन इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रही होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। क्योंकि कैरियर प्रोटीन इस डिफ्यूजन को बेसिकली क्या कर रही होती है? फैसिलिटेट कर रही होती है। सही। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसमें वो क्या करते हैं? बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज करते हैं कहाँ से कहाँ जाने के लिए कि जहाँ पर मॉलिक्यूल जो है लोअर कंसंट्रेशन है और वहाँ से उन्होंने मूव करना है टुवर्ड्स दी हायर कंसंट्रेशन। तो इस मूवमेंट के लिए उन्हें क्या चाहिए? बेसिकली एनर्जी चाहिए। सही। एंडोसाइटोसिस। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट दी एंडोसाइटोसिस। क्या पढ़ा था हमने? एंडोसाइटोसिस। एंडो, जहां कहीं पे भी वर्ड आएगा एंडो। ठीक है। ये एंडो, एंडो मीन इनसाइड। ठीक है। इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड। साइटोसिस का क्या मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्म के अंदर। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है? मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंसेस की फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक सेल है। सही। ये सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज को इनक्लोज कर रही है? साइटोप्लाज्म को। अब हमने क्या पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। और मोर स्पेसिफिकली इसको हम कैसे कहेंगे? द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इनफोल्ड हो जाएगी, अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। जब कोई मॉलिक्यूल बाहर से, जब कोई मॉलिक्यूल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंड टच होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो वो क्या करता है? आकर वहां पर एक इनवेजिनेशन या इनफोल्डिंग कॉज कर देता है। इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन क्या है? कि ये एक सेल है, सेल को ये इसके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है। जैसे ही कोई मटेरियल आके टच करता है उसके साथ, तो ये ऐसे इनवर्ड मूव कर जाती है। ठीक है। ये सेल क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इनवर्ड मूव हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। इनवर्ड मूव होने के बाद फाइनली क्या करती है? उस मॉलिक्यूल के इस तरीके से एक पूरी मेम्ब्रेन बना देती है और ये पूरे का पूरा क्या बन जाता है? एक वेसिकल बन जाता है।
कि वो सब्सटेंस है और उसके गिर्द जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है और ये जो है डिटैच हो जाता है यहाँ से डिटैच होने के बाद कहाँ चला जाता है, इनसाइड दी सेल, और ये दोबारा से सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इमेजिनेशन हुई थी ऐसे, जैसे इमेजिनेशन हुई इसका ये वाला कॉर्नर भी आकर इसके साथ मीट कर गया, वो मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया और ये वाली जो मेम्ब्रेन है भी दोबारा से ज्वाइन हो गई ऐसे, सही। एंडोसाइटोसिस क्या चीज है, जब भी कोई मटेरियल बल्क अमाउंट में आकर टच करता है सेल को, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। ये एक सेल है, इमेजिन करिए स्ट्रेट है, जैसे ही कोई चीज आके इसके टच करती है तो क्या होता है, ऐसे एक इमेजिनेशन हो जाती है और ये इमेजिनेशन होने के बाद क्या, सेल दोबारा से अपनी शेप बरकरार रख लेता है और वो जो मॉलिक्यूल है वो वेसिकल की फॉर्म में इनसाइड द साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, इनवर्ड मूवमेंट या इनफोल्डिंग की वजह से जो है वो मटेरियल क्या होता है, सेल के अंदर एंटर हो जाता है बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल, सही। अब एंडोसाइटोसिस में हम देखें तो 2 टाइप्स की एंडोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। 2 टाइप्स की हैं, पिनो कितने टाइप्स की एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस का आपने याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, इसको सिंपल जो है क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग का क्या मतलब है, कोई चीज लिक्विड में जब सेल अपटेक करेगा, यानी कि जब कोई भी लिक्विड मटेरियल आकर सेल मेम्ब्रेन को के साथ आकर टच होगा तो वहां पर इनफोल्डिंग होगी और वो लिक्विड मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो पिनोसाइटोसिस क्या चीज है, सेल ड्रिंकिंग कहते हैं इसको। और फैगोसाइटोसिस क्या है, सेल ईटिंग। जब कोई सॉलिड मटेरियल आकर सेल की मेम्ब्रेन को टच करेगा वहां पर इनफोल्डिंग होगी और इनफोल्डिंग होने के बाद क्या होगा कि वो मटेरियल जो है सेल के अंदर एंटर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल और सेल दोबारा से सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ उसी पॉइंट पर यूनाइट कर जाएगी और दोबारा से सेल अपनी शेप मेंटेन कर लेगा, सही। इसके अलावा जो है क्या है, एक और टर्मिनोलॉजी सेल की मूवमेंट जो है, जो मूवमेंट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन सी एक और मूवमेंट है, वो है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। सॉरी, फैगोसाइटोसिस तो सेल जो है वो क्या है, फैगोसाइटोसिस है सेल ईटिंग। एक और जो टर्मिनोलॉजी है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या चीज है कि सेल आउटफोल्डिंग, ठीक है। ये क्या थी, सेल इनफोल्डिंग। जब सेल आउटफोल्डिंग होती है वो बेसिकली किस लिए होती है, जब वेस्ट मटेरियल या सेल की सिक्रीशंस या सेल की प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना होता है तो फिर क्या उसको कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक है, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, ठीक, सही। यानी कि जब कोई चीज, कोई वेस्ट प्रोडक्ट, कोई सेल की सिक्रीशंस को या फिर सेल की प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।